Jai Hind. Good morning to all viewers. Hope you all are happy, healthy, and safe at home. Today, we welcome you in the online educational platform organized by Devasya International Public School, a world class international school. So, students, today I'm back again with part 2 of chapter number 1 Heritage of India. The chapter this we are taking from a textbook of standard 10th SS History. I'm your educator Gaurav Adhanik. Allow me to begin with part 2 of chapter number 1 Heritage of India. So students, let's have a quick recap that what we have studied in part 1. We have discussed about location and area of India. We have seen the heritage of India to becoming more rich and varied. We have also understand the meaning of culture. We have seen the variety of cultural heritage of India, and we have also discussed about the various natural heritage of India such as landscapes, rivers, vegetation and wildlife. So this all thing we have seen in part 1. If you have not seen the video of part 1, then you can go back to that video and have a quick recap. Today's topic in this video, we are going to see the cultural heritage of India. Also, we are going to look of the fairs of Gujarat, and the main thing we are going to discuss in this video is the land and people of ancient India, whether it is Negroid, Astroid, Dravidians, Mongoloid, Alpine, Dinaric, Armenoid, or the Aryans. And last but not the least, we also have a glance of preservation and conservation of heritage. So, without wasting much time, students, let's get started. So, cultural heritage of Gujarat. As we all know that we all are living in Gujarat. कल गुजरात के कल्चर में हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर वेदर इट इज़ कल्चरल लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है। चाहे हम बात करें लोथल की, जो कि भारत का पहला इंडियन पोर्ट था, या हम बात करें रंगपुर लीमड़ी तालुका डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट की, धोलावीरा की, जो कि खुद अपने आप में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन से मौजूद है, या फिर रोजाड़ी श्रीनाथगढ़ राजकोट की। इन सब की दोस्तों अलग अलग अपनी अपनी पहचान है। अमॉन्ग विद दिस, गुजरात इज़ हैविंग मेनी मोर पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक विक्ट्री टेम्पल ऑफ वडनगर, या फिर हम बात करें स्टोन इंस्क्रिप्शन की, जो कि किंग अशोक यानी मौर्य डायनेस्टी से के टाइम से मौजूद है एट जूनागढ़। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ गुजरात इज़ सन टेम्पल, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्रमला महालया ऑफ सिद्धपुर, या फिर मंसूर रेक ऑफ वीरमगाम। ये सारी चीज़ें, ये सारी जगहें अपने आप में गुजरात के कल्चर को दिखाती है। यहाँ तक कि भारत के कल्चर का डाइवर्सिफाइड होना ये इस बात से साफ दिखाई देता है कि जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद ये एक ऐसी मस्जिद जो इस्लामिक तौर पर भारत में मौजूद है, जो ये बताती है द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। अलॉन्ग विद झूलता मीनार, जो कि शिकिंग टावर्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस टावर्स की स्पेशलिटी ये है कि हर टावर पे आप वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड देन सीडी सैयद नी जाली, द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन अहमदाबाद माइट भी, इन लोगों ने शायद अपनी ये जगह देखी भी हो, कितनी माइन्यूट कार्विंग के साथ इस ग्रिल को बनाया गया है। टेम्पल्स ऑफ हाथसिना, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, या फिर हम बात करें राजमहल ऑफ वडोदरा, इन सभी बातों की दोस्तों बात ही कुछ और है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक समय को दर्शाती है। टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, पारसी अग्यारी, या फिर जो कि नवसारी में है। मेनी प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस। इसके साथ साथ
गुजरात में ऐसी वो जगहें भी हैं जो धार्मिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द्वारिकाधीश टेम्पल द्वारका, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। खाटू श्याम यानी श्री कृष्ण का ये मंदिर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सरदार पीठ विद जगत गुरु शंकराचार्य, ये श्रद्धा पीठ उस समय जगत गुरु शंकराचार्य के समय से है, जो कि अपने आप में एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस बताता है। सोमनाथ टेम्पल, जो कि इंडियन हेरिटेज यहाँ तक कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी है, एक ऐसा टेम्पल जिस पर करीब 60 टाइम्स, जी हाँ 60 यानी 60 बार फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला किया, जो कि खुद अपने आप में 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है। अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात को कौन नहीं जानता होगा। जब अंबाजी मैंने देखा खुद पर्सनली कि पीपल वेर वॉकिंग टू देयर फीट्स टू गो दिस टेम्पल अंबाजी सिचुएटेड एट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, या फिर हम बहुचरा जी की बात करें जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट में हो, या फिर रणछोड़ राय टेम्पल जो कि डाकोर में है, या फिर श्यामला जी टेम्पल अरावली डिस्ट्रिक्ट, इन सब की अपनी अपनी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है जो गुजरात में आपको अनेकता में एकता दिखाती है। वेल नोन रिलीजियस सोशल टूरिज़्म भी गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें सबसे ज़्यादा है पोलो फॉरेस्ट। होप पोलो फॉरेस्ट का नाम काफ़ी रिनाउंड है, आप सभी ने सुना होगा। विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का काइट फेस्टिवल का शायद दूसरा नाम गुजरात ही होगा। काकरिया कार्निवल किसने नहीं देखा। तानारीरी फेस्टिवल जो कि वडनगर में होता है, या फिर हम बात करें नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोधेरा, रण उत्सव इन कच्छ, इनकी बात ही कुछ निराली है। ये सब उन कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस में आते हैं जिसने सदैव गुजरात का सर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ऊंचा रखा है। हिंदू और मुस्लिम जगहों के साथ साथ गुजरात में बहुत सारे जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी पाए जाते हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। इवन Jain and Buddhist caves were also seen in Gujarat, like Vadnagar, Taranga, Khambaliya, Shamlaji, Koteshwar, Talaja, Thanak, and Jhangadiya. Students, I know it's very difficult to remember all the names, but कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप इसके याद रख सकें, बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड exam in SS paper you required more words, more points to express your answer. तो जितने ज़्यादा आप जगहों के नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ये चैप्टर समझना और लिखना एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाएगा। Along with this, these are the some most popular Jain temples of Gujarat, जिससे आप सभी परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं फेयर्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात में लगने वाले मेले। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 15 मेन एंड फेमस फेयर्स ऑफ गुजरात, जिसमें ना सिर्फ ये फेयर्स उस समय एक मनोरंजन का स्रोत थे, बल्कि पीपल यूज टू ऑर्गेनाइज इट फॉर ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इम्पोर्टेंस, यानी ये धार्मिक और सामाजिक तौर पर मिलने, विचार एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मीन्स पीपल यूज टू कम इन कॉन्टैक्ट, एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड आइडिया, देयर कल्चर एंड देयर रिलीजन। उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर द फेयर ऑफ मोधेरा, जो कि महसाना में ऑर्गेनाइज होता है इन एवरी 3rd वीक ऑफ जनवरी इन श्रावण महीना, श्रावण सुद अमावस्या। दूसरा बहुचरा जी, जो कि बहुचरा जी में ही ऑर्गेनाइज होता है महसाना में इन चैत्र सुद पूनम। श्यामला जी ठाकुर जी फेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरावली में होता है इन कार्तिक सुद 11 टू पूनम। तो इसी तरह ये कुछ नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनमें एक और पॉपुलर है जो कि 14 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा फेयर। सोमनाथ गिर में कार्तिक और पूनम के समय ये ऑर्गेनाइज होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये 15 के 15 फेयर्स आपको याद रखने चाहिए, बट इनमें से खास 5 जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ, जिन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1st, 2nd एंड 3rd मीन्स मोधेरा फेयर, भचूरा जी एंड श्यामला जी फेयर।
इनके साथ साथ नंबर 6 टार्नेटर फेयर, जो आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा हुआ है। एंड देन पॉइंट 14 कार्तिक पूर्णिमा फेयर। ये फेयर अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और शायद पूछे जा भी सकते हैं। तो आपको इन्हें तो अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। के साथ कुछ तस्वीरें हैं, सम इमेजेस विच शोज द एग्जैक्ट फेयर्स हाउ इट लुक्स टू बी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is Indian land and people. Students, we all know that India is a land of diversity. We are forming a many and numbers of culture, religious languages are present in India. But from where it has started? So इसी सवाल के जवाब के लिए हम शुरुआत करते हैं उस समय से when the primitive era it came into existence in East South Africa. Is mesmerized by the varied prosperous heritage of many countries, which is all as foreign tribe, they came to India and consequently the remain all tribes are found here. भारत में रहने वाले तो अपने आप को भारतीय कहते हैं, बट वो भारतीय शब्द कहाँ से शुरू हुआ, कैसे भारतीय सभ्यता बनी? बहुत सारे थिंकर्स ये मानते हैं कि द्रविडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे ऐतिहासिक लोगों में द्रविडियन का नाम सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि लिंग्विस्टिक बेस पर और एंथ्रोपोलॉजी के बेस पर, यानी भाषा के आधार पे और उस समय के रूप शरीर के आकार पर, ये नहीं कहा जा सकता कि द्रविडियन ही इकलौते सबसे एंशियंट इंडियंस माने जाएं। इनके अलावा 6 और अलग अलग ट्राइब्स भी इंट्रोड्यूस्ड किए गए जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 निग्रिटॉइट, जिन्हें आगे जाकर हप्सी पीपल के नाम से भी जाना गया। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट नेग्रिटॉइट और नेग्रोस, अंडरलाइन इट, नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पुराने रहवासी जो रहे हैं वो नेग्रिटॉइट रहे हैं। ऐसा कुछ थिंकर्स का मानना हमेशा से रहा है, जो कि अफ्रीका से भारत की तरफ आए थे, बलूचिस्तान के रास्ते से। तो उन लोगों की फिज़िक आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिनिमम पूछा जाता है, 4 से 5 मार्क में आता है कि हाउ द लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले नेग्रिटॉइट, जिनकी स्किन ब्लैक कलर की थी, हाइट 4 से 5 फीट की होती थी और उनके जो हेयर्स होते थे वो बहुत ही कर्ली यानी घुमावदार होते थे। इसके साथ साथ नेग्रिटॉइट ने स्किल ऑफ हंटिंग एनिमल्स भी लोगों को सिखाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेग्रोइट उस समय जब बलूचिस्तान से आए भारत की तरफ, ना सिर्फ वो यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुए बल्कि उन्होंने हंटिंग स्किल्स को भी भारत में डेवलप किया। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल इज़ ऑस्ट्रेलॉइड, जिन्हें आगे जाकर निषाद पीपल भी कहा गया। ये लोग साउथ ईस्ट एशिया से भारत आए थे। इनकी फीचर्स थे ब्लैक स्किन, ब्रॉड वाइड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट, यानी स्किन का कलर इनका भी डार्क था, बट जो सर थे वो काफ़ी वाइड थे, यानी काफ़ी चौड़े थे। नोज़ फ्लैट यानी चिपकी हुई थी और हाइट इनकी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। आगे जाकर जब आर्यंस भारत पहुँचे तो उन्होंने इस एस्ट्रोलॉइड को नाम दिया निषाद पीपल। ये निषाद लोग कोल, मुंडा और खासी, जो कि गारो, खासी और जंतिया के नाम से आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये उन ट्राइब्स के नाम हैं जो असम में देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार और म्यांमार में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉइड यहीं आकर बसे। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर वॉज इमेंस, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भारत में क्ले यूटेंसिल्स यानी मिट्टी के बर्तन और कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल कैसे अलग अलग तरीके से किया जाए शुरू करवाया। सो वी कैन से दैट एस्ट्रॉइड ने भारत आकर भी अपने खुद के रिलीजियस बिलीफ को बढ़ाया, ना सिर्फ बल्कि बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप की। सो आफ्टर नेग्रॉइड एंड एस्ट्रोलॉइड, द थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट पीपल who were profound from India was Dravidian, because Dravidian were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization। यानी जो सिंधु सभ्यता थी वो ओरिजिन कहीं ना कहीं
इन द्रविडियन से ही आई। चाहे हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, आप सभी परिचित होंगे इस शब्द से। द ट्राइब विच वेर केम फ्रॉम नॉर्थ survived with the language and cultural features. Later on, they were called as Dravidian. यानी यही ट्राइब को आगे चलकर द्रविडियन का नाम मिला। द्रविडियन gave the concept of mother as a goddess and father as a god. यानी द्रविडियन ने ही माता का जो स्थान था वो भगवान को दिया, माता और पिता दोनों का स्थान भगवान को दिया। यानी कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता को एज एन गॉड ही ट्रीट करते थे। इनके समय में पार्वती और शिव, द थॉट्स ऑफ पार्वती एंड शिव एज अ मदर एंड अ फादर वेर डेवलप्ड। इन्होंने एज अ मदर पार्वती को माना एंड एज अ फादर शिव को माना। एंड देन मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। यानी वर्कशिप करने का जो उस समय ट्रेंड था, जो टाइम था, वो कहीं ना कहीं द्रविडियन से ही शुरू हुआ और इन्होंने ही धूप, दीप और आरती का चलन शुरू किया। धूप इज़ इंसेंस स्टिक, दीप लैम्प जो दिया हम जलाते हैं, और आरती का जो उस समय प्रचलन था वो द्रविडियन से ही आया। बिसाइड दिस नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग भी एक अलग फीचर था द्रविडियंस का। इनकी ओरिजिनलिटी ये देखने इतनी अच्छी थी कि आगे चलकर आर्यंस ने भी इनके थॉट्स को एडमायर किया और अपने आप को रीस्टैब्लिश किया फॉर द गॉड ऑफ अ कल्चर विद द पेस ऑफ टाइम। यानी समय के साथ साथ चलते चलते आर्यन ने बहुत सारी पद्धतियाँ ऐसी थी जो द्रविडियंस द्वारा लाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, वो आर्यंस ने भी मानी। हिंस द इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस, और अंतरजातीय शादियाँ थी वो शुरू हुई। जबकि द्रविडियन हैड अ मैट्रियार्चिकल सिस्टम ऑफ फैमिली, यानी उनके अंदर जो कास्ट होती थी वो अपने कास्ट में मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते थे। बट धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, इंटर कास्ट मैरिजेस हुई और आगे चलकर उन्होंने और भी योगदान दिए भारत में, जैसे स्किल्स ऑफ बिल्डिंग बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग। ये सब जो स्किल्स थे ये द्रविडियंस द्वारा भारत में सिस्टमैटिक तरीके से तेज़ी से फैलने लगे। चाहे वो नाव बनाना हो, कपड़े बुनना हो, या फिर चक्र चलाना हो, खादी बनाना हो, या फिर कपड़ों को रंगना हो। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, जो नॉर्थ में उस समय, उत्तर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो था उस समय आर्यंस का था, आर्यंस लोग ज़्यादा थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, द्रविडियंस आर फोर्स टू शिफ्ट इन साउथ। इसी वजह से जो द्रविडियंस थे वो साउथ यानी दक्षिण भारत में शिफ्ट हुए, उनको प्रेस कर दिया गया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी विल फाउंड द्रविडियन फैमिली इन साउथ, मेनली इन साउथ, स्पीकिंग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो हम ये जो भाषाएं देख रहे हैं साउथ में, वो ज़्यादातर दिखाई देती है द्रविडियंस की साउथ में, क्योंकि आर्यंस ने उन्हें फोर्सफुली जो है वो साउथ में जाने पर मजबूर कर दिया। दीज आर द सम पिक्चर विच गिव यू आइडिया कि हाउ द पीपल ऑफ द्रविडियंस लुक लाइक। सो लेट्स मूव ऑन to the other tribes. In other tribes we are going to see Mongoloid, Alpine, Dinaric, Armenoid, जो उस समय द्रविडियंस, निग्रोटॉइड और एस्ट्रोलॉइड के अलावा थे। अब हम बात कर रहे हैं मंगोलॉइड की। मंगोलॉइड पीपल केम फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत। तिब्बत के ज़रिए वो चाइना से भारत में आए। इन्होंने अपने आप को नॉर्थ असम में इस्टेब्लिश किया। सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा तादाद में रहने लगे। और धीरे धीरे जो मंगोलाइड्स पीपल थे, इनके जो फिज़िकल क्वालिटीज़ थे, दीज आर लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, यानी इनकी जो स्किन कलर था, जो अपीयरेंस था, वो करीब करीब येलो कॉम्प्लेक्शन था, यानी पीलापन देखने को मिलता था इनकी स्किन्स को। फ्लैट नोज थी, चबी चेक्स, आलमंड शेप यानी बादाम के शेप में इनकी जो आँखें थी वो थी इनकी शेप्स। मंगोलॉइड्स वेर येलो कॉम्प्लेक्शन, दे वेर नोन एज किरात। So students please underline it. It can be asked in a MCQ question कि किरात is the other name of Mongoloid. So उनके फिजिक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में याद रखिएगा। येलो कम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चबी चिक्स and almond shades eyes is the feature of Mongoloid. And you can see the picture of a Mongoloid person, how it look likes. And then comes to Alpine, Dinaric and Armenoid. ये तीनों ट्राइब्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। उसका रीज़न ये है
कि द ओरिजिन्स ऑफ दिस ट्राइब्स वेर फाउंड लार्जली इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा देखने को मिलता है। और इनके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव में आने वाले और सबसे पहले समय से भारत में रहने वाले ट्राइब्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है द आर्यंस। आर्यंस को द नॉर्डिक आर्यंस भी कहा जाता है। यह आर्यन सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने वाले थे। खासतौर से हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यन, यानी जो हिंदू है उसे आर्यन कहा जाता है एंशिएंट टाइम से। द एरिया वेयर द डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ आर्यंस आर कॉल्ड आर्यवर्ता, जो भारत को पहले कहा जाता था आर्यवर्ता, हमने बात की थी पार्ट 1 में। द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट, यानी हम बात करें तो जो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट है, ज़्यादा देखने को आर्यंस यहीं मिलते थे। दिस एरिया इज़ कॉल्ड आर्यवर्ता। ये मिथिला, बिहार से लेकर साउथ में विंध्याचल तक फैली हुई थी। दे वेर मोर एडवांस्ड देन अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स, यानी जो उस समय के जितने भी ट्राइब्स के बारे में हमने बात की, निग्रोइड, द्रविडियंस, ऑस्ट्रेलॉइड, मैंग्लॉइड, अल्पाइन, डिनारिक, ये जितने भी अर्मनॉइड, कितने भी इनकी बात कर रहे हैं हम, ये सारे ट्राइब से ज़्यादा जो उस समय हाईटेक थे, एडवांस थे, वो आर्यंस थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स कॉल्ड भारत भूमि, भारतखंड या भारतवर्ष। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि आर्यवर्त, भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष, ये भारत के अलग अलग नाम थे जो ऐतिहासिक तौर पर लोग इस नाम से को जानते थे। आफ्टर द किंग आर्य भारत और भारत कुल ट्राइब, और एक राजा द्वारा दिए गए नाम से ही बाद में भारत नाम की जो नींव पड़ी, जो आज हम जिसे इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के नाम से जानते हैं। आर्यंस वेयर द नेचर लवर्स, ये प्रकृति प्रेमी थे, यहाँ तक कि दे वर्कशिप्ड ऑफ ट्रीज, रिवर्स एंड माउंटेन्स, सन, विंड एंड रेन, यानी ये हर उस चीज़ को भगवान मानते थे जो इनके लिए जीवन सहायक थी, यानी जो चीज़ इन्हें जीवन देती थी, चाहे वो पानी हो, ज़मीन हो, सूरज हो, हवा हो, बरसात हो, उन सबको ये एज अ गॉड ही पूछते थे। दे हैड कंपोज्ड राइम्स एंड अडॉप्टेड अ प्रेइंग टू द वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, इन्होंने ही मंत्र की शुरुआत की। In due to the course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajnas were become prevalent in India, और इन्हीं द्वारा शुरू की गई वेदेस का रेसिटेशन, चाहे वो हो ऋग्वेद, यथुर्वेद, सामवेद, किसी भी वेद की अगर हम बात करें, वो सारे वेदों को जो रेसिटेशन है, उनका जो उच्चारण है, वो इसी समय आर्यंस ने ही भारत में प्रचलित किया, शुरू किया। एंड देन इट ड्यू the course of time, the religious ceremonies were also being established. There was a fine amalgamation of those tribes and their specific style of living. देखिए, अमलगमेशन मीन्स मिक्सचर, और उस समय ये सारे जितने भी ट्राइब्स थे ये आपस में इस तरीके से मिले कि भारत की डाइवर्सिटी में एक और चैप्टर ऐड हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा फ्लावरिश्ड हुई इंडियन डाइवर्सिटी, ठीक है, हेरिटेज जो हम पढ़ रहे हैं, which gave India a glorious and prosperous heritage. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way that in long period of time, the individual identity thought the intercaste marriages, और इनमें इंटर इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से भी भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिली। द आउटसाइडर एंड लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस विद द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियंस बिलीफ। जहाँ से भारत के बाहर से जो लोग आए, भाषा, लिपि, नाम और धार्मिक बिलीफों को देखकर उन्हें भारत की एक अलग पहचान मिली। दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स सिंस द एंशिएंट टाइम। अ कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया, और शायद यही कारण है कि आज हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जिसमें हर कोस पर भाषा, धर्म और जाति हमें विभिन्न मिलती है। दे ऑल बिकम इंडियंस, ये सब भारतीय जाने जाते हैं। इन शॉर्ट, एंशिएंट टाइम द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर एनरिच इंडिया बाय मेकिंग वेरिजेट एंड वेराइटेड एंड प्रॉस्परस। तो ये थे लैंड एंड पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम। आप सभी को याद रखने बच्चों, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड। So let's move on to the last topic and one of the most important topic of chapter number 1, that preservation and conservation of heritage. बच्चों, अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि भारत एक ऐसी विरासत का हिस्सा है
जो ना ही उससे कोई छीन सकता है और ना ही कोई उससे चुरा सकता है। पर भारत में रहने वाले लोग अगर इसकी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसे प्रिजर्व नहीं करेंगे, इसे कंजर्व नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो शायद ये बहुमूल्य विरासत हमारी आंखों से ओझल भी हो जाए। सो दिस आई कैचिंग, पिक्चरस्क्यू एंड अट्रैक्टिव, स्तब्ध कर देने वाली, आकर्षित कर देने वाली, मंत्र मुग्ध कर देने वाली हेरिटेज को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है that India attain a leading position in the world by keeping rich heritage protected and preserved. हमें इसे प्रोटेक्ट रखना है और प्रिजर्व रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। Thus, it is our primary and pious duty, यानी ये हमारी प्राथमिक और बेहद ज़रूरी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम हर इंडियंस ना सिर्फ इसको ना कोई हार्म दें यानी कोई नुकसान पहुंचाएं, बल्कि इन सब की सब प्रभुता का भी ध्यान रखें। So, to preserve these places having historical importance and value, in Constitution, the fundamental duties are mentioned. यानी कुछ मौलिक जिम्मेदारियां तो है ही, नियम हमारे संविधान में मेंशन है। उसके साथ साथ संविधान में आर्टिकल 51A, 6 and 7 और 9 जैसे आर्टिकल्स भी हैं जो बताते हैं टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हारमोनियस कल्चर एंड प्रोस्पैरिटी टू प्रिजर्व इट। यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे कल्चर को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को जानें और इसे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखें, चाहे वो फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड और वाइल्ड बर्ड्स एनिमल्स हों जो कि हमारे नेचुरल हेरिटेज का हिस्सा है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड शो द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। यानी जैसे एक मानव जीव की जीवन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह हमें हर किसी के जीवन को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहिए और उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप द वायलेंस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको हम प्रोटेक्ट करें और वायलेंस यानी जो आतंक है, ठीक है, उसका सहारा न लेकर हम इन सब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से सेव करें ताकि फ्यूचर में ये हमारी आने वाली जनरेशन को काम में आए और ये उनके लिए एक मार्गदर्शक बने ताकि वो भी अपनी विरासत को जान सके। Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी शुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखें और यही हमारी मॉरल ड्यूटी है। The Indian heritage is the outcome of development of people of India for the long period of time. भारत की जो विरासत आज हम देख रहे हैं वो आज की नहीं, लाखों हज़ारों साल पहले की है। नेचर हैज़ जेनरसली डोनेटेड अबैंडेंट प्रोस्पैरिटी टू इंडिया। यहाँ तक कि प्रकृति ने भी दोनों हाथों से भारत को बहुत सारे उपहार दिए हैं। अगर हम क्लाइमेट में देखें, नेचर में देखें, सॉइल्स में देखें तो भी हमें कितनी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू दिस इंडिया इज़ अ पेक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर। और शायद यही वजह है कि इतनी सारी वेराइटीज़ नेचर और कल्चर में होने के कारण ही ग्रेजुअली धीरे धीरे भारत ने विकास करके डेवलप्ड होकर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, एक पेक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सो इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरल फील्ड्स ऑफ सेंचुरीज। सो यही परिणाम है और भारत ने ना सिर्फ सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर इतनी विविधताएं प्राप्त करके एक अपनी यूनिक, इनकम्पेरेबल और अनडिफाइंड पोजीशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की है। सो हमें गर्व होना चाहिए एक ऐसे देश का हिस्सा होके जिसका इतिहास इतना वैभवशाली है और जिसकी पहचान इतनी अनंत है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो I just want to being discussed. Like this, all questions are very important, but especially the question which is of statement type, जैसे cultural heritage of Gujarat, right? Difference between natural and cultural heritage, constitutional duties. ये वो questions हैं जो facts हैं, frequently asked questions हैं, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ लेने चाहिए। उसके बाद लैंड एंड पीपल पे एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो इन शॉर्ट आपको 3 टॉपिक हैं जिनके 3 टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला टॉपिक है कि
कल्चर और नेचुरल हेरिटेज के डिफाइन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के कैसे अलग अलग होते हैं कल्चर और नेचुरल। सेकेंडली, लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, क्या फिजिक्स स्ट्रक्चर है, कैसे आए, कहाँ से आए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये 3 टॉपिक पर भी अगर आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं तो आपके ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो and thank you for giving your attention. If you require more help from us, contact us. This is our address and this is our phone numbers. You can email us if you have any doubt or query. You can post in comment box. Thank you so much for giving your attention. Stay safe, stay healthy. Thank you. Jai Hind.